हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आरके लर्निंग क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम 10th क्लास के पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर करेंगे, संघवाद। तो चलिए देखते हैं कि पहले संघवाद का मतलब क्या होता है, संघवाद का अर्थ क्या होता है। सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण को संघवाद कहते हैं। सत्ता का जो ऊर्ध्वाधर वितरण होता है उसे कहते हैं संघवाद। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखते हैं कि सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण क्या चीज है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण जो होता है उसमें सत्ता स्तरों के रूप में बटा हुआ होता है, जैसे कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार। ठीक है, और तीसरे स्तर की भी सरकार ले सकती है इसमें हम, नगर पालिका, पंचायत, ये क्षेत्र सरकार कहते हैं इसे। तो इनके बीच जो सत्ता बटा होता है इसे कहते हैं ऊर्ध्वाधर वितरण, और ऊर्ध्वाधर वितरण क्या कहते हैं, संघवाद कहते हैं। ठीक है, अब नीचे देखते हैं एकात्मक शासन और संघीय शासन, ये दोनों क्या चीज है। तो देखो, आमतौर पर जो देशों में देखा जाता है वो एकात्मक शासन व्यवस्था देखा जाता है, फिर संघीय शासन व्यवस्था देखा जाता है। ठीक है, एकात्मक शासन व्यवस्था में शासन एक ही स्तर होता है। एकात्मक शासन व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है, यानी देखो शासन एक ही स्तर वाला होता है। इसमें शासन जैसे केंद्र सरकार है तो केंद्र सरकार ही पूरा मतलब कंट्रोल करेगा, केंद्र सरकार के पास ही सारे अधिकार है। ठीक है, तो ये हो गया एकात्मक शासन। चलो नीचे देखते हैं एकात्मक शासन व्यवस्था में जिसमें केंद्र सरकार के पास सारे अधिकार होते हैं। ठीक है, केंद्र सरकार के पास ही सारा अधिकार जो एकात्मक शासन का वो होता है, केंद्र सरकार ही सारी चीज को कंट्रोल करता है, बाकी सभी इकाइयां शासन के अधीन होकर काम करती है। एकात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकार को आदेश दे सकती है। यहाँ पे क्या है, मेन रोल किसका है, केंद्र सरकार के पास है। ठीक है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार भी है, प्रांत भी है। तो ये क्या करते हैं, केंद्र सरकार इनको आदेश दे सकती है, और इनको जो केंद्र जो क्षेत्र सरकार या प्रांत सरकार है ये केंद्र के आदेश को ही पालन करेगी। केंद्र सरकार जैसे जैसा कहेंगे वैसे ही कार्य करेगी, तो उसे कहते हैं एकात्मक शासन व्यवस्था। और इसमें हमने देख भी लिया कि इसमें क्या क्या चीजें होता है। ठीक है, अब चलिए संघीय शासन व्यवस्था को देखते हैं। संघीय शासन व्यवस्था, संघीय शासन व्यवस्था में शासन दो या दो से अधिक स्तर का होता है। इसमें क्या होता है, शासन का दो या दो से अधिक स्तर होता है, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार या फिर क्षेत्र सरकार भी ले सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये क्या करती है, इन सब का रोल अलग अलग होता है। केंद्र सरकार का अलग रोल है, केंद्र सरकार पूरे देश के लिए कार्य करेगी, राज्य सरकार अपने राज्य के लिए, और क्षेत्र सरकार जो है, जो नगर पालिका है वो अपने नगर के लिए, पंचायत वगैरह जो है अपनी पंचायत के लिए कार्य करती है। ठीक है, संघीय शासन व्यवस्था में संघ या केंद्र सरकार पूरे देश के लिए काम करती है, राज्य सरकार अपने राज्य के लिए काम करती है। दोनों स्तर की सरकार अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर काम करती है, यानी यहाँ पे कोई किसी को आदेश नहीं दे सकता। केंद्र सरकार अपने स्तर पर काम करेगी, राज्य सरकार अपने स्तर पर, क्षेत्र सरकार अपने स्तर पर, यहाँ पे कोई किसी को आदेश नहीं दे सकता। ठीक है, यहाँ पे जो होता है सब आदेश मुक्त होता है, यहाँ पे आदेश नहीं दे सकते, और इनका सभी का अधिकार क्षेत्र संविधान में लिखा होता है, इनका क्या क्या अधिकार क्षेत्र है, क्या क्या अधिकार है। ठीक है, ये सब चीजें इनमें लिखा होता है, जिसे कहते हैं संघीय शासन व्यवस्था। तो इन दोनों में आपने अंतर देख लिया, दोनों में क्या क्या अंतर है। ठीक है, अब चलिए नीचे देखते हैं संघीय व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषता। अब संघीय शासन व्यवस्था जो होता है इसकी क्या मुख्य विशेषता है, इसके बारे में देखते हैं नीचे। संघीय शासन प्रणाली में सरकार दो या दो से अधिक स्तरों वाली होती है। इसमें क्या होता है, सरकार दो या दो से अधिक स्तरों वाली होती है, यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार या क्षेत्र सरकार या नगर पालिका, पंचायत को भी ले सकते हैं इसमें। ठीक है, इसमें शासन का मतलब एक ही स्तर नहीं होता, एक से ज्यादा स्तर होता है। ठीक है, अलग अलग स्तर वाली सरकार एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ क्या होता है, जो संघीय शासन व्यवस्था होता है इसमें क्या होता है, पूरे देश, मान लिया पूरा देश है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और क्षेत्र सरकार या नगर पालिका। ठीक है, ये केंद्र सरकार कानून बनाएगी पूरे देश के लिए, यानी सभी के लिए, राज्य सरकार अपने राज्य के लिए, और क्षेत्र सरकार जो कार्य करते हैं अपने क्षेत्र के लिए करती है। ठीक है, तो इसमें मतलब सारे जो तरह की सरकार है वो एक ही नागरिक समूह पे शासन कर रहे हैं देश के अंदर। मतलब देखो, केंद्र सरकार जो भारत में, देखो भारत में क्या होता है, भारत में केंद्र सरकार जो कानून बनाती है पूरे भारत के लोगों के लिए बनाती है, और राज्य सरकार केवल अपने राज्य के लिए। ठीक है, लेकिन राज्य सरकार जो दूसरे राज्य के लोग हैं, ठीक है, उनके ऊपर भी केंद्र सरकार का कानून लागू होता है। ठीक है, ये मतलब एक ही नागरिक समूह पे तीनों शासन करते हैं। ठीक है, दोनों सरकार को कानून बनाने
कर वसूली और प्रशासन चलाने का अपना अपना अधिकार क्षेत्र है। देखो दोनों सरकार का क्या है, कानून बनाने का, कर वसूली करने का और प्रशासन को अपने ढंग से चलाने का अधिकार क्षेत्र है। ठीक है, अपने हिसाब से वो प्रशासन को चला सकते हैं, इनको भी अधिकार दिया गया हमारे संविधान में। ठीक है, विभिन्न स्तरों की सरकार के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित है। मतलब विभिन्न स्तर के जितने भी स्तर की सरकार है उनका अधिकार क्षेत्र हमारे संविधान में लिखा गया है। इसीलिए संविधान सरकार को अधिकार क्षेत्र की गारंटी देती है। यानी संविधान क्या कहता है, संविधान ये गारंटी देता है कि सभी स्तरों के सरकार को क्या मिला हुआ है, अपने अपने अधिकार क्षेत्र मिला हुआ है जिसके तहत वो काम कर सकती है। ठीक है, संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। यानी जो संविधान में जो अधिकार क्षेत्र दिए गए हैं, ठीक है, मौलिक जो बेसिक चीज है उसको जो है एक स्तर की सरकार नहीं बदल सकती। यानी केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार चाहेगी कि क्या करें कि हम जो संविधान में लिखा गया है, केंद्र सरकार की अधिकार क्षेत्र है, राज्य सरकार की अधिकार क्षेत्र, प्रांत सरकार की अधिकार क्षेत्र है, कि चाहे कि बदलाव कर सके, तो ये बदलाव करना आसान नहीं होता। ठीक है, ये बदलाव आसानी से नहीं किया जा सकता और एक ही स्तर की सरकार इसमें बदलाव नहीं कर सकती। ठीक है, दोनों केंद्र सरकार को क्या करना पड़ता है, यदि ऐसा अधिकार में बदलाव करना होता है तो केंद्र लेवल पे परमिशन लेनी पड़ती है, फिर राज्य लेवल पे परमिशन लेनी पड़ती है, तब ऐसे अधिकारों में बदलाव होता है। यानी इस अधिकारों में बदलाव करना, मौलिक प्रावधानों में बदलाव करना आसान नहीं होता। ठीक है, ऐसे बदलाव दोनों स्तरों की सरकारों की सहमति से हो सकती है। यानी सरकारों की सहमति, दोनों स्तर की सरकार यानी केंद्र सरकार और जितने भी राज्य सरकार है उनसे परमिशन ले करके ही ऐसे बदलाव मुमकिन है, नहीं तो ऐसे बदलाव नहीं होता। ठीक है, जो संविधान का जो मौलिक चीज होता है उसमें बदलाव करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए हमारा संविधान क्या है, लचीला भी है और थोड़ा सा कठोर भी है। कठोर इसीलिए है क्योंकि ऐसा इसीलिए बनाया गया हमारे संविधान को, यदि मान लो कि केंद्र सरकार चाहेगी कि राज्य सरकार को अधिकार ही न दे, सारे अधिकार अपने पास रख ले, तो केंद्र सरकार तो तुरंत बदल देगी। लेकिन इसको मुश्किल इसलिए किया गया है ताकि कोई जो सरकार आए वो मनमानी न कर सके। ठीक है, इस चीज को आप समझना। अब यहाँ पे देखते हैं, अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तरों की सरकार के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। यानी यदि ऐसा होता है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार उनको अपना अधिकार समझ नहीं आता कि मतलब उनको क्या क्या अधिकार मिले हुए हैं, तो अदालत में जा सकते हैं, अदालत से पूछ सकते हैं। ठीक, न्यायालय में जाकर के वो पूछ सकते हैं कि उनको क्या क्या अधिकार मिला हुआ है। न्यायालय को ये अधिकार दिए हुए हैं हमारे संविधान ने कि वो व्याख्या कर सकते हैं कि कौन कौन से सरकार को क्या क्या अधिकार मिले हुए हैं। ठीक है, विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकार के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक भूमिका निभाती है। यानी जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि क्या होता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के बीच विवाद हो जाता है, लड़ाइयां हो जाता है अधिकार को लेकर के, तो ऐसे मामले में कौन हैंडल करता है, ऐसे मामले हैंडल करते हैं सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय अपना फैसला सुनाती है कि ये किसके अधिकार क्षेत्र में आता है। ठीक है, वित्तीय सहायता निश्चित करने के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित, यानी केंद्र सरकार कहाँ टैक्स लगाएगी, राज्य सरकार कहाँ टैक्स लगाएगी, ये सब निर्धारित किया गया है। ठीक है, इन सभी का स्रोत जो है निर्धारित किया गया, निश्चित किया, हमारे संविधान में सब कुछ लिखा हुआ है। इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य है, देश की सुरक्षा करना, उसे बढ़ावा देना तथा इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं को पूरा सम्मान करना। यानी हमारे संघीय शासन व्यवस्था के क्या है, दोहरे उद्देश्य है। क्या क्या उद्देश्य है, देश की सुरक्षा करना, पहला तो हो गया देश की जितने भी नागरिक रह रहे हैं उसमें सभी की सुरक्षा करना। दूसरा क्या है, उसे बढ़ावा देना तथा इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधता को पूरा सम्मान करना। यानी हमारे यहाँ जो वैरायटी है उसको भी सम्मान करना। ऐसा नहीं है कि विविधता को ना समझा जाए, विविधता को दरकिनार किया जाए, विविधता को भी साथ में रखना है, साथ में सुरक्षा भी करना है और देश का विकास भी करना है। ये सब मतलब संघीय शासन व्यवस्था का ये उद्देश्य। संघीय व्यवस्था जो गठन होता है उसके दो महत्वपूर्ण बातें है, वो क्या क्या है देखते हैं। विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे के नियम पर सहमति होना चाहिए। अब देखो किसी भी देश में संघीय व्यवस्था कैसे बनेगी और कैसे कार्य करेगी। यदि मान लो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, ये दोनों मतलब राजी नहीं होते कि अपने अधिकार के लिए, जैसे केंद्र सरकार को जो अधिकार दे वो उससे खुश नहीं है या फिर राज्य सरकार को जो अधिकार दे उससे खुश नहीं है, तो क्या संघीय व्यवस्था बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। यानी दोनों स्तरों की सरकार को क्या बंटवारे के नियम पर सहमति होनी चाहिए। जो नियम
रखा गया बंटवारे के लिए, उस पर दोनों स्तर की सरकार सहमत होना चाहिए कि हम खुश है इस नियम से, तभी सरकार क्या शक्तियों का बंटवारा हो पाएगा। ठीक है, विभिन्न स्तरों की सरकार आपस में भरोसा होना चाहिए कि वे अपने अधिकार क्षेत्र को मानेंगे। अब दोनों स्तर की सरकारों क्या होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए, केंद्र सरकार को भी भरोसा होना चाहिए और राज्य सरकार को भी भरोसा होना चाहिए कि वे अपने अपने अधिकार क्षेत्र को मानेंगे। ठीक है, संघीय शासन व्यवस्था को आमतौर पर दो तरीके से गठित होता है। देखो, संघीय शासन व्यवस्था जो है आमतौर पर दो तरीके से गठित होता है। कैसे कैसे, दो या दो से अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को साथ लाकर एक बड़ी इकाई गठित करना। यानी देखो, जैसे एक देश स्वतंत्र है, जैसे मान लिया मैंने ए कोई देश है जो स्वतंत्र है, ठीक है, ऐसे ही बी कोई देश है जो स्वतंत्र है, और सी कोई देश है जो स्वतंत्र है, डी कोई देश है जो स्वतंत्र है, यानी सभी को, जितने भी स्वतंत्र देश है उसको मिला करके एक बड़ी इकाई गठित करना। एक तो ये तरीका है संघीय बनाने का, और दूसरा क्या है देखते हैं, बड़े देशों की विविधताओं को ध्यान में रखते हुए राज्य का गठन, फिर सभी राज्यों को मिलाकर संघ बनाना। यानी जो बहुत बड़े देश है जिसमें ज्यादा पॉपुलेशन होती है उसको क्या कर सकते हैं, उसको संघ बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, पहले उसे राज्य के रूप में गठित करना। राज्य के रूप में कैसे गठन होगा, भाषा के आधार पर राज्य के रूप में गठन, जैसे हमारे भारत में हुआ है। भारत में क्या हुआ है, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हो गया, जैसे बिहार, बंगाल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जितने भी है सबको मतलब भाषा के, मेनली भाषा के आधार पर गठित किया गया है, और फिर इनको मिला करके एक संघ बना दिया। ठीक है, इनको मिला के संघ बना दिया। तो ऐसे एक दूसरा तरीका ये है कि राज्यों के आधार पर गठन करना फिर संघ बना देना। तो समझ में आ गया दोनों तरीका। अब चलो देखते हैं कि पहले तरीके में क्या होता है। यानी जो बड़ी इकाई गठित करते हैं, दो या दो से अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को मिलाकर के बड़ी इकाई गठित करते हैं, तो उसमें क्या होता है, चलो इसको देखते हैं। दोनों राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता और संप्रभुता को बनाए रखते हैं। यानी दोनों राष्ट्र जो होता है अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखते हैं, संप्रभुता को बनाए रखते हैं, अपनी संस्कृति को बनाए रखते हैं। ठीक है, इसमें दोनों राष्ट्र अपनी अलग अलग पहचान के साथ खुशहाली का रास्ता अख्तियार करते हैं। यानी इसमें जो जितने भी स्वतंत्र राष्ट्र बने होते हैं, जैसे कि इसका उदाहरण हम ले सकते हैं, अमेरिका से ले सकते हैं। अमेरिका बहुत सारे देशों से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है, संघ बना हुआ है। तो उसमें क्या है, उसमें क्या होता है, अलग अलग पहचान उसकी, सब देश की अपनी अलग अलग पहचान, सब देश की अपनी अलग अलग झंडा है, ठीक है, लेकिन उसका एक संघ है जिसको अमेरिका कहते हैं। ठीक है, तो पहचान के साथ खुशहाली का रास्ता अख्तियार करते हैं। वो अपने अलग अलग पहचानों के साथ खुशहाली का रास्ता अख्तियार करते हैं, यानी खुशहाली का रास्ता ढूंढते हैं, विकास करते हैं, खुशहाली का रास्ता ढूंढते हैं कि कैसे उनका देश जो है, पूरा संघ जो है कैसे खुश रहेगा। ठीक है, इस तरह के संघीय व्यवस्था में प्रांत केंद्र की तुलना में ज्यादा ताकतवर होता है। इस तरह के जो संघीय व्यवस्था होता है इसमें क्या होता है, जो प्रांत होता है, यानी जो अलग अलग देश है, अलग अलग जो देश है वो ज्यादा ताकतवर होगी किसके तुलना, किसके मुकाबले, ये संघ के मुकाबले। जो पूरा मिलाकर के संघ बनाया गया है इसके मुकाबले ये ज्यादा ताकतवर होती है। जो अलग अलग देश मिलकर के बना हुआ है, तो अलग अलग देश होती है वो ज्यादा ताकतवर होती है, इनके पास ज्यादा शक्तियां होती है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या होता है, बड़े देशों की विविधता को ध्यान में रखते हैं राज्य का गठन, फिर राज्य को मिला करके संघ बना देना। देखो इसमें क्या होता है, इस व्यवस्था में राज्य की तुलना में केंद्र ज्यादा ताकतवर होता है। इस व्यवस्था में क्या होता है, इस व्यवस्था में राज्य की तुलना में केंद्र होता है ज्यादा ताकतवर। इसमें क्या देखा था हमने, जो देश है वो ज्यादा ताकतवर होते हैं संघ की तुलना में, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ पे केंद्र ज्यादा ताकतवर होता है राज्य की तुलना में। ठीक है, इस व्यवस्था में सभी राज्यों को बराबर अधिकार दिए जाते हैं। यानी इस व्यवस्था में क्या होता है, आमतौर पर सभी राज्यों को बराबर अधिकार दिए जाते हैं। जैसे हमारे भारत में सभी राज्यों को लगभग बराबर अधिकार दिए गए हैं। इस व्यवस्था में विशेष स्थिति में किसी किसी प्रांत को विशेष अधिकार भी दिए जाते हैं। भारत में संघीय व्यवस्था, भारतीय संविधान में मौलिक रूप से दो स्तरों शासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया, दो स्तरों की शासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया। यानी मूल रूप से भारत का जो संविधान है इसमें दो स्तर वाली शासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया। एक तो संघ है यानी केंद्र सरकार, ठीक है, संघ मतलब केंद्र सरकार, और दूसरा क्या है, प्रांत या फिर राज्य सरकार। संघ सरकार, केंद्र सरकार कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, केंद्र सरकार कहते हैं, और राज्य सरकार। दो इस तरह की शासन व्यवस्था है। केंद्र सरकार पूरे भारत संघ का प्रतिनिधित्व करता है, यानी केंद्र सरकार पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करता है, पूरे भारत के लिए कार्य करता है। ठीक है, बाद में पंचायत और नगर पालिका के रूप में शासन का तीसरा स्तर भी जोड़ा गया। यानी बाद में जो है वो पंचायत और नगर पालिका को भी शासन का तीसरा स्तर के रूप में जोड़ा गया। ठीक है,
अन्य शासन व्यवस्था की तरह अपने यहाँ भी तीन तरह की शासन व्यवस्था है। यानी जनरली क्या होता है, जो लोकतांत्रिक देश है वहाँ पे 3 तरह की शासन व्यवस्था होती है, तो वैसे हमारे यहाँ भारत में भी है। ठीक है। संविधान के संविधान अधिकार क्षेत्र को 3 हिस्सों में बांटा गया। यानी संविधान में जो शासन व्यवस्था है इसके अधिकार क्षेत्र को 3 हिस्सों में बांटा गया है, जिसे कहते हैं संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। सूची में जो संविधान में अधिकार दिए गए उन अधिकारों का लिस्ट। ठीक है। 3 तरह के हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार, मुद्रा जैसे राष्ट्रीय के विषय हैं। ठीक है। संघ सूची में क्या है, प्रतिरक्षा यानी देश की रक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग पैसे से रिलेटेड, ठीक है, संचार, मुद्रा, जो भी चीजें हैं वो मतलब जो नेशनल लेवल पे जरूरत है जिसकी, उसके लिए किसकी जरूरत है, संघ सूची में डाला गया। यानी संघ सरकार यानी केंद्र सरकार इसके ऊपर फैसला लेगी, केंद्र सरकार इसके लिए नियम बनाएगी, ये सारा जो मामला है वो केंद्र सरकार देगी। ठीक है, इसे संघ सूची में रखा गया है। पूरे देश के लिए इन मामलों में एक ही तरह की जरूरत होती है। यानी इस मामले में क्या होता है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, एक ही तरह की फैसला की जरूरत होती है, तो इसीलिए इसे संघ सूची में डाला गया है। इसी कारण इन विषयों को संघ सूची में रखा गया है। यानी पूरे देश के लिए इन मामलों में एक ही तरह का फैसला की जरूरत होती है। ठीक है, एक ही तरह की फैसला की जरूरत होता है, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, तो इसीलिए इस विषय को संघ सूची में डाला गया है। ठीक है। संघ सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। देखो, संघ सूची में जो भी अधिकार दिए गए हैं इस पर कानून बनाने का अधिकार किसका है, सिर्फ केंद्र सरकार का। इस पे कानून कौन बना सकता है, संघ सूची में इस पे कानून सिर्फ केंद्र सरकार बना सकते हैं, और इस मामले को सिर्फ केंद्र सरकार ही देखेंगे। राज्य सूची में पुलिस, व्यापार, वाणिज्यिक, कृषि, संचार जैसे प्रांत स्थानीय महत्व के विषय सम्मिलित है। देखो, राज्य सूची में क्या क्या रखा गया, पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, कृषि से संबंधित, सिंचाई संबंधित, इन सब मामले किसमें रखा गया है, राज्य सूची में रखा गया। इन सब पे जो है अधिकार किसका है, राज्य का है। राज्य इन सब पे कानून बनाएगी। ठीक है, इन सबको राज्य ही देखेगी। ठीक है। राज्य सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार को ही कानून बना सकती है। मतलब इन सब पे जो है राज्य सूची में जो चीजें डाला गया उन पे कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार को है, और राज्य सरकार ही इस पे कानून बनाएगी। ठीक है। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकारी जैसे विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों है। देखो, समवर्ती सूची में क्या होता है, जो जो जैसे शिक्षा, वन, मजदूर, विवाह, ये सब पे दोनों सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। केंद्र सरकार यदि कानून बनाती है, जैसे मान लिया मैंने मजदूर के लिए केंद्र सरकार कोई कानून बना दी तो पूरे देश के लिए होगा, और राज्य सरकार अपने राज्य के लिए मजदूर के लिए कोई कानून बनाते तो उनके राज्य के लिए लेवल पे ही लागू होगा। तो इसमें समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना, ये सब चीजें जो है दोनों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, दोनों सरकार इस पे कानून बना सकती है। ठीक है। लेकिन जब दोनों कानूनों में टकराव हो जाता है तो केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून ही मान्य होगा। हमारे संविधान में ये लिखा गया है कि समवर्ती सूची में या फिर कोई ऐसा मामला होता है जहाँ पे क्या होता है, केंद्र सरकार का कानून और राज्य सरकार का कानून आपस में टकरा जाते हैं। यानी केंद्र सरकार ने अलग कानून बना दिया, राज्य सरकार ने अलग कानून बना दिया। ठीक है। तो उसमें जो मान्य होगा वो केवल राज्य सरकार का ही कानून यहाँ पे मान्य होगा। ठीक है। दोनों कानून आपस में टकरा जाता है तो यहाँ पे केवल यहाँ पे केवल केंद्र सरकार का ही कानून मान्य होगा। यहाँ पे किसका कानून मान्य होगा, केवल केंद्र सरकार का ही कानून जो होगा मान्य होगा। यहाँ पे यानी राज्य सरकार अलग फैसला ले लेती है, केंद्र सरकार अलग फैसला ले लेती है, या फिर अलग कानून बना देती है, तो यहाँ पर क्या होगा, केंद्र सरकार का ही कानून मान्य होगा। ठीक है। संविधान के अनुसार जो विषय संविधान बनने के बाद आए हैं वे विषय केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में, जो बच गए चीजें वो किस में आएगी, वो केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, उस पर कानून केंद्र सरकार ही बनाती है। ठीक है। भारतीय संघ के अनुसार सभी राज्यों को बराबर अधिकार नहीं है, कुछ राज्यों को विशेष दर्जा है। तो जो भारत जो संघ जिस रूप में बना है, जिस कंडीशन में बना है, तो उसको देखते हुए क्या करा, भारत ने लगभग सभी राज्यों को बराबर अधिकार दिए हैं, कुछ राज्यों को विशेष अधिकार भी दिए गए। ठीक है। जैसे असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम को अपने विशिष्ट सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण संविधान के तहत विशेष दर्जा प्राप्त है।
यानी असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, इन सबको क्या है, विशेष दर्जा दिया है हमारे संविधान में। ठीक है, ऐतिहासिक परिस्थितियों का इनको क्या है, विशेष दर्जा देगा। जब हमारा देश का गठन हो रहा था तभी इन राज्यों ने बोला था कि हमें विशेष अधिकार दिया जाए, इन्होंने मांग उठाई थी, तो इसी कारण कुछ राज्यों को जो है विशेष अधिकार दिए गए। ठीक है, ऐसे प्रांत जो अपने आकार के चलते स्वतंत्रता प्राप्त नहीं बन सकते, इन्हें किसी प्रांत में विलीन करना संभव नहीं है, ऐसे इलाके को केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। देखो, अब केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है? केंद्र शासित प्रदेश वो प्रदेश होता है जो मतलब अपनी आकार के कारण, ठीक है, अपने आकार के कारण किसी राज्य में या फिर किसी और इलाके में सम्मिलित नहीं किया जा सकता, तो उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। ठीक है, देखो, आकार के चलते स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकते, इन्हें किसी प्रांत में विलीन करना भी संभव नहीं, इसे किसी प्रांत में विलीन भी नहीं कर सकते, मिला भी नहीं सकते, ऐसे इलाकों को केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। जैसे कि इसमें कौन कौन सा है? दिल्ली, चंडीगढ़ और लक्षद्वीप। देखो, दिल्ली में क्या है, दिल्ली को यदि राज्य या फिर अलग मतलब इसको अधिकार क्षेत्र नहीं दे सकते दिल्ली को। जैसे कि दिल्ली दिल्ली तो अलग राज्य है, यहाँ पे अलग स्तर के अलग जैसे कि अन्य राज्यों की तरह इसका भी अधिकार क्षेत्र है, लेकिन दिल्ली पूर्ण राज्य दर्जा नहीं है, इसको पूरा अधिकार नहीं है दिल्ली को अन्य राज्यों की तरह। क्यों नहीं है? क्योंकि दिल्ली क्या है, दिल्ली में सारा कुछ है, दिल्ली में संसद है, उच्च न्यायालय है, सब कुछ है दिल्ली में, तो इसके के तहत दिल्ली को क्या किया गया है, पूरा अधिकार नहीं दिया गया। ऐसे चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ को भी पूरा अधिकार नहीं दिया गया। ठीक है, केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता का यह बंटवारा हमारे संविधान में बुनियादी बात है। यानी केंद्र और राज्य सरकार के बीच जो सत्ता का बंटवारा है, ये हमारे संविधान की क्या है, बुनियादी बात है। ठीक है, बेसिक है हमारे संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है। केंद्र और राज्य सरकार के अधिकार के इस बंटवारे में बदलाव करना आसान नहीं है। शक्तियां जो हमारे केंद्र और राज्य सरकार को मिली हुई है, इनमें बदलाव करना आसान नहीं है, इनमें बदलाव करना मुश्किल होता है। अकेले संसद इस व्यवस्था में बदलाव नहीं करना आसान है। देखो, अकेले संसद इस व्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकते, अकेले संसद के पास अधिकार नहीं है। थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है तो यहाँ आप देख लेना। इसमें क्या होता है कि अकेले संसद ही बदलाव नहीं कर सकती। कैसे? देखो, यहाँ पे मतलब यदि संसद को दे देते सारे अधिकार, यानी केंद्र सरकार ही मतलब अधिकारों में बदलाव कर सकती है, कर देती, तो क्या होता है कि राज्यों को अधिकार ले लेती, वो अपने पास रख लेती। तो इसलिए हमारे संविधान ने क्या बोला, हमारे संविधान में लिखा गया है कि अकेले है जो केंद्र सरकार जो है अधिकार क्षेत्र में बदलाव नहीं कर सकती। ऐसे बदलाव के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो, ऐसे किसी बदलाव को पहले संसद में 2/3 बहुमत में उसे मंजूरी किया जाना होगा, यानी 2/3 बहुमत मिलने पड़ेगी, यानी तीन में से दो। ठीक है, तीन में से कम 2 वोट चाहिए, 2/3, 3 में से 2 वोट चाहिए। ठीक है, ऐसे किसी बदलाव के लिए संसद से पहले। ठीक है, फिर कम से कम आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं से उसे मंजूरी करवाना होता है। फिर कम से कम क्या होगा, जो राज्य की जो विधानसभा लगती है, राज्यों की विधानसभा अलग लगती है, उसमें भी मंजूरी कराना पड़ेगा आधे से अधिक। यानी इंडिया में जितनी, भारत में जितने भी राज्य है, उसमें आधे से अधिक राज्यों के विधानसभा में उसे पारित करना पड़ेगा, पास होना पड़ेगा। फिर जाकर के इस जो मतलब संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, अधिकार क्षेत्र है, तब जाकर के उसमें बदलाव किया जा सकता है। देखो, पहले पहले संसद में 2/3 बहुमत, यानी पहले संसद में पास होना पड़ेगा, फिर जो जितने भी राज्य है उस राज्यों के आधे से अधिक विधानसभा में पास होना पड़ेगा, फिर जाके कोई भी बदलाव जो है वो संभव हो पाएगा, जो केंद्र सरकार राज्य सरकार के अधिकार है। ठीक है, शक्तियों के बंटवारे के संबंध में कोई भी विवाद होने की हालात में फैसला उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में ही होता है। यानी शक्तियों का जो बंटवारा है, यदि कोई विवाद हो गया, कोई लड़ाई हो गया, केंद्र सरकार के बीच फैसला लेने में कोई दिक्कत आ रही है, तो उसपे फैसला कौन लेगा? उस पे फैसला लेगा उच्च न्यायालय कि ये अधिकार किस में आता है, किसके अधिकार। ये समझ नहीं आता है, केंद्र सरकार को समझ नहीं आता है कि उनका अधिकार क्या है, राज्य सरकार को समझ नहीं आता है, तो ये मतलब उसमें फैसला कौन लेगा? उच्च न्यायालय बताएगा, सर्वोच्च न्यायालय बताएगा कि ये जो है किसके अधिकार क्षेत्र में है, कौन इस पे फैसला ले सकता है। ठीक है, सरकार चलाने और अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को कर लगाने, संसाधन जमा करने का अधिकार है। यानी क्या है, अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए, शासन को सही ढंग से चलाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को पूरा अधिकार मिला हुआ है संसाधन को इकट्ठा करने का। ठीक है, यानी संसाधन पूंजी को इकट्ठा करने का पूरा अधिकार है कि सरकार पूंजी इकट्ठा करके जनता का भला कर सकती है, शासन को सही ढंग से चला सकती है, अपनी जिम्मेदारी निभा सकती है।
ठीक है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको समझ में आया है, तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। अब जो कुछ बच गया है उसे सेकंड पार्ट में देखेंगे। ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।